चर्चा का विषय है के अंतर्गत प्रस्तुत है परिचर्चा रिजर्व बैंक की तिमाही मौद्रिक समीक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं बैंकर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक A.K. गुप्ता और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं जनसत्ता के ब्यूरो प्रमुख अनिल बंसल। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल अपनी मौद्रिक नीति की जो तिमाही समीक्षा की, उससे कई लोगों को अच्छा लगा, कई लोगों को निराशा हुई। उद्योग जगत को उम्मीद थी कि बैंक कुछ ब्याज दरों में कटौती करेगा, लेकिन ये जो समीक्षा हुई इसमें मोटे तौर पर जो स्थिति पहले से थी उसी को लगभग बरकरार रखा। हालांकि सिर्फ जो कटौती की गई वो SLR जो बैंक का है उसको 24 की जगह 23% उन्होंने लागू 11 अगस्त से करने को कहा। सुब्बा राव जी जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, दो बातें उन्होंने और कही कि एक तो जो विकास दर का बजट के समय आंकड़ा जताया गया था वो और कम रहने वाला है, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। दूसरा, जो महंगाई मुद्रास्फीति की जो दर है वो जितना सरकार सोचती है उससे आगे निकल सकती है। तो मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए रिजर्व बैंक ने जो दोनों ये संकेत दिए हैं, कहीं न कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची है उससे प्रभावित भी है, और ऊपर से जो मानसून का संकट है, अभी कल मंत्री समूह की बैठक भी हुई थी। इन सारी परिस्थितियों में गुप्ता जी आप किस तरह से देखते हैं कि जो उद्योग जगत उम्मीद करता था कुछ ब्याज दर में कटौती करेंगे, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी नहीं जरूरी समझा, क्योंकि उनको लगता है कि इससे मुद्रास्फीति की दर और बढ़ सकती थी, और अगर ऐसा करते तो ग्रोथ रेट पर कोई स्टिमुलस, कोई प्रोत्साहन उससे खास मिलने वाला अभी नहीं था। जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, बार बार हर पॉलिसी पे रिजर्व बैंक ने एक बात स्पष्ट की है कि उसका मुख्य उद्देश्य महंगाई की दर को नियंत्रण में रखना है। डॉक्टर सुब्बा राव ने इस साल की 2-3 समीक्षाओं में ये बात कही कि ग्रोथ रेट आवश्यक है, लेकिन इन्फ्लेशन उतना ही जरूरी है। दूसरी बात ये कि शॉर्ट टर्म में तो ये आपको लाभ मिल सकते हैं कि ब्याज दरें कम घटा दें, सस्ती दरों पे आप वित्त को उपलब्ध करवा दें, परंतु अगर मीडियम टर्म में देखेंगे तो इन्फ्लेशन अगर नियंत्रण में रहेगी तो वास्तव में ग्रोथ आ सकेगी। दूसरी बात, जो बात कंसिस्टेंटली डॉक्टर सुब्बा राव ने भी कही और दूसरे अर्थशास्त्री भी सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम किए जाने बाकी हैं जो ग्रोथ के अंदर एक प्रकार से रोड़ा अटके हुए हैं। खाली ब्याज दरें घटा देने से ग्रोथ रेट में बड़ा मोमेंटम आ जाने वाला है, ऐसी बात नहीं है। रिजर्व बैंक ने भी बात स्पष्ट की है कि अगर सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे ग्रोथ बढ़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए जो इस स्थिति में संभव था रिजर्व बैंक के लिए वैसा किया गया। यामिनी जी, जो एक बार बार बात उठती है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार पिछले 2-3 साल से, खास तौर पर जो खाद्य पदार्थों की महंगाई है वो भी बीच में काफी बढ़ती रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक के इस्तेमाल की बार बार बात आती रही है। तो अब 2 तिमाही से रिजर्व बैंक ने कोई खास बदलाव उस नीति में नहीं किया, और जो SLR में भी कटौती की है उसका मकसद भी 60,000 करोड़ रुपया, क्योंकि कई बार कहा गया कि बैंकों के पास पैसा नहीं है, तो बैंकों की लिक्विडिटी तरलता बढ़ सके, इस एक पॉइंट के कारण अनुमान है कि 60,000 करोड़ रुपया उनके पास आ जाएगा जिसे वो बाजार में कर्ज दे सकते हैं। तो जो महंगाई को नियंत्रित करने में जो भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका है या उसको इस्तेमाल करने की बात है, कई जो अर्थशास्त्री हैं वो इसके आलोचक भी रहे हैं कि सरकार, जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा कि दूसरे उपाय से ग्रोथ बढ़ेगी, तो उसी तरह से सरकार महंगाई कंट्रोल करने के लिए बार बार रिजर्व बैंक का इस्तेमाल न करे, मौद्रिक नीति का बार बार इस्तेमाल करने से वो अप्रभावी, निष्प्रभावी रह सकती है, ऐसे खतरे भी जताए गए। पर कुल मिलाकर जो अर्थशास्त्रियों का रुख है, जैसे जो हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलवालिया, उन्होंने भी कल कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जो रिजर्व बैंक ने कदम उठाया वो बिल्कुल सूझबूझ वाला है और सटीक है। जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के रंगराजन साहब हैं अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा। इसके अलावा जो वित्त मंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, परिषद के अध्यक्ष हैं कौशिक बासु साहब, उन्होंने भी यही कहा। तो जो कुल मिलाकर माहौल है, रिजर्व बैंक ने जो कल समीक्षा की उसको मोटे तौर पर जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे हम उन्हें सरकार समर्थक अर्थशास्त्री कह सकते हैं या दूसरे तौर पर, एक सिवाय इसके कि उद्योग जगत ने उम्मीद जरूर लगाई थी, हालांकि उद्योग जगत से कोई बड़ी आलोचना इस नीति की कल की समीक्षा के बाद नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि जो ब्याज दरें हैं
उनमें और कटौती करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रोल रहा है पूरी मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए या मनी की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करने के लिए और महंगाई के दर को नियंत्रण में लाने के लिए ज्यादातर सीमित रहा है सीआरआर रेशियो पे, उसका ऊपर करना या नीचे करना या रेपो रेट को बढ़ाना या घटाना। इस बार पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन दोनों रिजर्व रेशियोज को नहीं छेड़ा है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो की बात करें या सीआरआर की बात करें, वो वैसी की वैसी हैं। सिर्फ एसएलआर को कम किया गया है, वो भी 1%, ताकि जैसे आपने कहा 60,000 करोड़ हम मार्केट के अंदर ला सकें। ग्रोथ रेट जिसके हम अनुमान लगा रहे हैं कि 6 से 7% के आसपास आ जाए, क्योंकि काफी घट गई है, उसके लिए ये जरूरी है कि पैसा मुहैया कराया जा सके इंडस्ट्री के लिए। जो आईआईपी इंडेक्स है वो 2.9% पे पहुंच गया है 8.5% से। जो इतना लो इंडेक्स है उसको कैसे बढ़ाया जा सके? जब ऋण मुहैया कराया जाएगा और इंडस्ट्री और पैसा लगाएगी तो उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज होगा। अगर आप देखें ये जो तिमाही समीक्षा की गई है उसमें 3 चुनौतियों को रखा गया है। पहली बात है महंगाई, जिसकी हम बात कर चुके हैं। दूसरी बात जिसकी बात कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारे आयात और निर्यात का असंतुलन हुआ है उसके बारे में। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है फिस्कल डेफिसिट। अब इन तीनों चुनौतियों के साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हम एक ऐसा माहौल बना सकें जिससे इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सके। आरबीआई की इस पॉलिसी से बहुत थोड़ा असर होगा, ज्यादा असर नहीं होने की उम्मीद। आरबीआई के पास बहुत सारे और तरीके हैं जिससे वो बैंकों को ये कह सके कि ऋण मुहैया कराया जा सके। अगर आप देखें जो बैंक्स हैं उन्होंने कहा है कि इस नीति से हमारे इंटरेस्ट रेट्स पे कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हम सेविंग्स रेट को कम नहीं कर पा रहे हैं जो हम अब पब्लिक को दे रहे हैं, तो हम ऋण रेट को कैसे उसको कम करें। तो इंटरेस्ट रेट ये नहीं कि जो इंडस्ट्री को मिलेगा वो किसी भी हालत में कम होगा। अगर वो कम नहीं होता तो जो इनपुट कॉस्ट हैं इंडस्ट्री की वो भी किसी भी हालत में कम नहीं होंगी। महंगाई का दर जो ये कह रहे हैं कि इस पॉलिसी से कम हो सकता है, वो उम्मीद नहीं जताई जा सकती कि वो कम होगा। इसके लिए ज्यादा जरूरी है कुछ और ठोस कदम उठाए जाते, जिसमें कुछ डायरेक्टिव एक्ट्स की जैसे बात की जाती है कि बैंकों को कहा जाए कि कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाए और कुछ सेक्टर्स में ध्यान दिया जाए। कहां पे ओवर एक्सपोजर ना लिया जाए। जैसे रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा एक्सपोजर रहा है बैंक्स का और अभी भी है, तो वहां से हटाया जाए। अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है तो वहां से हटाया जाए। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम देखें कि बैंक आजकल कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, एक पहली बात तो बैंक्स में सेविंग्स बढ़ाने की बात की जाए। बैंकों में सेविंग्स कहां से बढ़ती है? बहुत सारे छोटे लोगों से बढ़ती है, पर आजकल केवाईसी नॉर्म्स की वजह से बहुत लोग तो बैंक अकाउंट ही नहीं खोल पाते, और जो लोग अकाउंट खोलते हैं और उसमें पैसा रखते हैं, कुछ चार्जेस ऐसे लगाए जाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आते। एजुकेटेड लोगों को नहीं समझ में आते तो कम एजुकेटेड लोगों को कैसे समझ में आएंगे? तो बैंकों की जो पॉलिसीज हैं, जो चीजें हैं, वो सेविंग्स को इम्प्रूव करें बैंकिंग के अंदर और ऋण के मुहैया कराने में थोड़ा सा इंक्रीज करें। गुप्ता जी, घरेलू बचत, छोटी बचत, वो एक बड़ी ताकत रही हमारी इकोनॉमी की, और बार बार ये कई बार बीच में जब वैश्विक मंदियां रही तब भी भारत में ये कहा गया कि हम चुनौतियों का सामना कर पाए क्योंकि हम उस तरह से कर्ज में डूबे नहीं थे और हमारे लोगों को बचत करने की आदत है, हमारा स्वभाव है। तो क्या बैंकों में जो छोटी बचत हैं, जो डिपॉजिट्स हैं इस तरह के स्मॉल सेवर्स के, क्या वो घट रहे हैं? इस बार का ग्रोथ रेट लगभग 13.5% चल रहा है डिपॉजिट्स का। बचत तो हो रही है, लेकिन ऐसा लोग आवश्यक नहीं समझ रहे कि उस बचत को बैंक में ही जमा कराया जाए। अगर मार्केट में दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो बैंकों की ब्याज दरों से बेटर रिटर्न देंगे तो स्वाभाविक बात है कि लोग उन इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाएंगे। एक जमाना था जब दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लोग टोटली पूर्ण रूप से बैंकों के ऊपर निर्भर थे। आज अगर बैंक 4% सेविंग बैंक की ब्याज दर देगा और दूसरी जगह से रिटर्न 12%, लगभग सेफ रिटर्न आ रहा है, तो बैंक में स्वाभाविक बात है कि वो नहीं रखना चाहेगा। फिर भी 13.5% की ग्रोथ डिपॉजिट्स की कोई कम नहीं है, कम है। 16.5% होती तो अच्छा था। बचत तो हो रही है, लेकिन वो बचत कहीं और जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो बैंकों ने कहा है, दी गई स्थिति में बैंक ब्याज दरें घटा देंगे, ऐसा मुझे मुनासिब इस समय पर नहीं लग रहा। एसएलआर 24 से 23 घटा, इसमें कहा गया कि 60,000 करोड़ रुपया अवेलेबल हो जाएगा। ऐसा इमीडिएटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ऑलरेडी जितना एसएलआर रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा सिक्योरिटीज में पैसा लगा कर रखे हैं। वक्त थोड़ा सा ढीला चल रहा है। बैंक लेंडिंग में पैसा इन्वेस्ट उतना ना करके सेफ जगह पे पैसा लगा रहे हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। रिजर्व बैंक सीआरआर घटा सकता था, नहीं घटाया। क्यों? एकदम से रिजर्व बैंक मार्केट में पैसा नहीं फेंकना चाहता था। एसएलआर घटाने से एक फायदा ये होगा, धीरे धीरे करके जैसे जैसे बैंक ऑफलोड करेंगे सिक्योरिटीज को, वैसे वैसे पैसा मार्केट में आएगा।
पर एक बात रिजर्व बैंक ने स्पष्ट की है, हम लिक्विडिटी के मुकाम पे हम कमी नहीं होने देंगे। प्रोडक्टिव सेक्टर को जो पैसा चाहिएगा बैंकों को चाहे ओपन मार्केट ऑपरेशन से दें, चाहे एसएलआर के घटाने से वो पैसा आवे या और कोई भी तरीका होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि हम तरलता को कम नहीं होने देंगे, लेकिन ब्याज दरों में रिजर्व बैंक के एक्शन से स्पष्ट है वो भी नहीं चाहते कि बहुत ब्याज दरों में इस समय पे कमी आवे। यामिनी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षा रही है, उनकी दिली इच्छा रही है कि इस देश की आर्थिक विकास दर डबल डिजिट में पहुंचे। वो कई बार ये कहते रहे हैं कि मेरा सपना है ये, और ये सपना पूरा होगा। और अभी जब 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात आई थी तब भी ये हुआ था कि हो सकता है 5 सालों का औसत जो है, भविष्य हमारा उज्जवल है, स्वर्णिम है, वो 9% के ऊपर चला जाए। रिजर्व बैंक के चेयरमैन ने डिक्लेयर किया है, उन्होंने कहा है कि जो बजट में अनुमान जताया गया था विकास दर का, उससे भी कम रहने वाला है। तो ये कैसी तस्वीर की ओर इंगित करता है, और क्या हमारी अर्थव्यवस्था एक खतरे से जूझ रही है, और दूसरी तरफ मानसून का अलग, क्योंकि जो आप जानते हैं जो जीडीपी है, जो ग्रोथ रेट है, उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान अच्छा खासा रहा है। बाकी दोनों सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से। तो कृषि क्षेत्र पर भी अगर कहीं कुछ भी जरा भी संकट आता है या उसमें कोई कमी आती है, जैसे अभी बुआई देर हुई है बारिश कम होने से, तो क्या जो ग्रोथ रेट है वो और प्रभावित हो सकती है? कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ है वो काफी कम रही है और नेगेटिव रही है पिछले कुछ सालों में, और जो कृषि क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन रहा है जीडीपी में वो भी कम है बाकी जगहों से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले और सर्विसेज। अभी जो सबसे मैक्सिमम हमारा कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो सर्विसेज सेक्टर से जा रहा है। पर हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कृषि क्षेत्र को किसी भी तरीके से इग्नोर ना करें। इसके लिए ये जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में जितना भी पैसा लगा सके वो लगाए। जहां तक कृषि क्षेत्र की बात है या मानसून की बात है, ये जरूरी है कि अगर मानसून नहीं हुआ है और कृषि क्षेत्र में कोई कमी आई है तो उसका सीधा असर आपके खाद्य पदार्थों की महंगाई पे पड़ेगा और वो पूरी महंगाई बढ़ा देगा। अगर महंगाई बढ़ती है, इनपुट की लागतें बढ़ती हैं, आगे कंज्यूमर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, तो हम महंगाई से जूझते हैं। तो ये सारी चीजें ग्रोथ रेट को कम कर देती हैं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहे। वो एक हमारी अपनी पोटेंशियल के ऊपर है, क्योंकि हमारा एक यंग देश है जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, तो सब में ग्रोथ रेट्स अवेलेबल हैं। ये जरूरी है ये देखें कि हम वो ग्रोथ रेट्स क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि संसार भर में बहुत सारी जगहों पे ग्रोथ रेट्स नहीं है। अगर आप यूएस में देखें, वहां पे आउटपुट जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन कर गया है। अगर आप यूके में देखें तो वो डिक्लाइन कर गया है। अगर आप यूरो जोन में देखें तो वहां पे भी कमी आई है। तो ये सारी जगहों पे कमी आई है। सिर्फ एक जापान ऐसा देश है जिसमें आउटपुट बढ़ा है पिछले क्वार्टर के अंदर, बाकी सारे देशों में हमने आउटपुट घटते ही देखा है। अब इंडिया एक आइसोलेटेड कंट्री तो है नहीं कि वो अलग थलग अपना ग्रोथ रेट बना सके, वो सभी के संसार के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो उसका ग्रोथ रेट है वो उन सबसे मिलता जुलता है। तो अगर सारी जगह मंदी का माहौल है तो हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा नहीं है, पर फिर भी हम 9% से 7% या 6% भी पा रहे हैं, तो वो एक अच्छा ग्रोथ रेट है। पर इसके लिए जरूरी है कि हम इंडस्ट्री को वो नेसेसरी चीजें दें जिससे वो आगे 8% का ग्रोथ रेट पा सके जो पिछले साल था। जी, जो महंगाई है वो बड़ी समस्या है। जब मौद्रिक नीति की समीक्षा भारतीय रिजर्व बैंक करता है, पहले ध्यान में उसके महंगाई है, विकास दर उसको सेकेंडरी करना पड़ता है, क्योंकि वो विकास दर जो इस देश में गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल कर दे। तो सरकार ने भी कहा था कि हमको इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, सकल विकास ऐसा चाहिए सबको जिसका लाभ मिल सके। तो महंगाई की जो मार है ये, इसको किस तरह से और नियंत्रण करने में जो भारतीय रिजर्व बैंक की और क्या भूमिका हो सकती है? सवाल इस बात का है, महंगाई को नियंत्रण में रखना अकेले रिजर्व बैंक के वश की बात नहीं। दोनों फैक्टर हैं। सप्लाई साइड के जब तक कॉन्स्टेंट्स नहीं हटेंगे तो अकेले रिजर्व बैंक से ये अपेक्षाएं करना कि वो तरलता को नियंत्रित करके महंगाई को एकदम काबू कर लेगा, ऐसा संभव मुझे नहीं लगता। वो नियंत्रण करेगा, और ये बार बार जो ब्याज की दरें या पॉलिसी रेट नहीं घटाए जा रहे, इसके पीछे तर्क यही है कि कम से कम महंगाई को आप कम नहीं कर सकें तो बहुत अधिक बढ़ने से तो रोकें। और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अब जो कदम लिए जाने हैं वो सरकार के स्तर पर लिए जाने हैं। जैसे कोई सारी बातें हो रही हैं, पावर है, कोल है, इनमें कुछ भी कारणों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला थम गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मामला कुछ थम सा गया है। कुछ पॉलिसी डिसीजंस के कारण से हो सकता है, कुछ कोर्ट कचहरी के फैसलों के कारण से ऐसा हो सकता है, या उस चीज को कितना उसको दोहन किया जाए उस बात पर निर्भर कर सकता है।
हम तो कृषि प्रधान देश हैं और बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन हम ये ना भूलें कि भले जीडीपी में इसकी प्रतिशत कम हो कृषि की, लेकिन इस देश की लगभग 50% जनता आज भी इसी पर ही निर्भर है। तो कृषि गई तो आप ये समझिएगा कि आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग क्रिएट कर दिए जो सारे शहरों की तरफ मूव करेंगे। तो इस स्थिति में दोनों का सामंजस्य होना आवश्यक है। एक तरफ सरकार कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय ले जिससे मैन्युफैक्चरिंग का माहौल अच्छा बने, धीरे धीरे करके उनको देख के रिजर्व बैंक अपने ब्याज दरों को थोड़ा सा नीचे लेके आए। और यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण और जा रही है, जो आपने बात की राजकोषीय घाटे की, जब तक उस पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस प्रकार का सिलसिला महंगाई का थोड़ा सा नीचे लाना कठिन लग रहा है। या मैं ये राजकोषीय घाटे पर सरकार आखिर कैसे नियंत्रण करे? आप देखिए, हम एक सोशलिस्टिक देश हैं, जो बहुत बड़ी आबादी है गरीबी में, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फूड सब्सिडी का बोझ हमारा लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम, डीजल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल, ये लगातार बढ़ रहा है। फिर हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर भी है और भी बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनके साथ सरकार चाहकर भी समझौता कटौती नहीं कर सकती। ऐसी सूरत में क्या लगता है आपको, सरकार के स्तर पर कहाँ कमी लगती है कि चूक हो रही है? कहीं कहेंगे नहीं कि चूक हो रही है, पर कुछ एक्सपेंडिचर्स तो जैसे आपने कहे बहुत जरूरी हैं। जैसे डिफेंस की अगर हम बात करें, इस बार सब्सिडीज का बर्डन पिछले साल से 2 गुना हुआ है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यक हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति नहीं चाहती कि जिससे आम आदमी परेशान हो। तो इसलिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कुछ जगहों पे तो बिल्कुल सही है। कुछ जगहों पे जो वेस्टेजेस हैं उनको प्लग करने की जरूरत है। कुछ जगहों पे जहां पे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाती है, जैसे कुछ लागू किए गए प्रोजेक्ट, वहां पे प्रोजेक्ट अप्रूव तो कर दिए गए पर उनको लागू करते करते 1, 2, 3 साल हो गए, जिनकी कॉस्ट बढ़ गई। उसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, वहां पे कटौती करनी चाहिए। कुछ जगहों पे जहां पे कुछ बेसिक नेसेसिटीज हैं, जैसे हम बिजली की बात करें, आज बिजली के अंदर जहां पे हमें कटौती हो आज सफर करनी पड़ रही है, या कहीं पानी की कटौती सफर करनी पड़ रही है, या किसी और चीज की कटौती सफर करनी पड़ी है, सप्लाई वो बॉटलनेक्स हटाए जाने चाहिए। तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो ऐसे होना चाहिए कि सप्लाई साइड की प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, एफिशिएंसी बढ़ सके। जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, कुछ जगहों पे टैक्स इवेजन होता है, वहां से वो टैक्स इवेजन हटाए जा सके। जो अथॉरिटीज है वो नेसेसरी स्टेप्स ले सके कि कोई टैक्स इवेजन ना हो, और उन जगहों पे ही टैक्सेस लगाए जाएं जहां से उनको लिया जा सके। बहुत सारी सर्विसेज को ना लागू किया जाए, पर कुछ ऐसी सर्विसेज जहां से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा सके उनको लिया जाए। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि आरबीआई सिर्फ जो है ये नहीं देख सकती कि मनी कंट्रोल कैसे किया जाए, पर आरबीआई के हाथ में बहुत कुछ होता है, क्योंकि एक सेंट्रल बैंक है, वो सारी बैंक्स को गाइडलाइंस देती है, ऑफर करती है। वो ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि किन सेक्टर्स में कितना पैसा कहां तक जाए, और कुछ डायरेक्टिव पॉलिसीज इशू कर सकती है। अगर वो डायरेक्टिव पॉलिसीज इशू करती है तो ब्याज दरों में जो एक बहुत बड़ा इनपुट कॉस्ट होता है पूरी इंडस्ट्री के लिए, वो डिसाइड कर सकता है कि आगे की प्राइसेस मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की, खाद्य और नॉन खाद्य सामानों की कैसी रहेगी, जिससे महंगाई के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर आप और भी चीजें देखें, गवर्नमेंट और आरबीआई का हमेशा एक ऐसा साझा रहता है कि जो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है आरबीआई उसको सपोर्ट करे। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंडिचर्स आइडेंटिफाई किए हैं, आरबीआई उन पैसों को मुहैया कराने में गवर्नमेंट की मदद करती है। कभी कभार क्या होता है कि जब पैसा लिया जाता है पब्लिक से, उस चक्कर में प्राइवेट लोगों को जो पैसा है वो ज्यादा दरों पे मिलता है, उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ जाती है। तो अगर इन कारणों को हम थोड़ा ध्यान दें और कंट्रोल कर सके तो ऐसा हो सकता है कि महंगाई की दर कम हो सके। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन अच्छी नहीं है, जैसे हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो काफी ज्यादा है। अभी करीब करीब $78 बिलियन है, 4.2% ऑफ द जीडीपी जिसे हम कहेंगे। अगर ये इतना ज्यादा है, इसमें हमें ये देखना है हमारे इंपोर्ट्स किस में हम कम कर सकते हैं। पल्सेस में हम कम नहीं कर सकते, क्रूड ऑयल में हम कम नहीं कर सकते, पर इंपोर्ट ऑफ गोल्ड है जो एक अनप्रोडक्टिव रिसोर्स है, उसको हम कम कर सकते हैं। जहां पे इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में जा रही है या कुछ और अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज में जा रही है, जहां पे लोग सिर्फ पैसा उठा करके अटका देते हैं, वहां पे कम किया जाए। वहां पे चाहे तो टैक्स लगाया जाए या उन लोगों से कहा जाए कि आप इस पैसे को एक बुनियादी प्रोडक्टिव फॉर्म में यूज करें। गुप्ता जी, जो सेक्टर ऐसे हैं, जब बाकी चीजों के परिप्रेक्ष्य में हम उसकी समीक्षा करेंगे तो लगेगा कि इसमें ही क्यों इतना जा रहा है। पर इसका दूसरा खतरा, क्योंकि फिर वही बात आती है कि सरकार फिर अंकुश लगाने वाली आर्थिक नीति ला रही है। लिबरलाइजेशन का मतलब हम ये निकालते हैं कि सरकार कोई अंकुश न लगाए और सारे सेक्टर को खुली छूट दे। बार बार ये बात उठती है उद्योग जगत की, ब्याज दर घट जाए। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी हैं कि सरकार ब्याज दर में उद्योग क्षेत्र के लिए या व्यापार के लिए और कटौती कर दे तो भी क्या हमारा निर्यात बढ़ सकता है? क्या ऐसी परिस्थितियां हैं? हम निर्यात ऋणों पे ब्याज दरें रेगुलेटेड की गई थी
कि आप अगर निर्यात ऋण फॉरेन करेंसी में देते हैं तो बैंक ले सकते थे लाइबोर प्लस 200 बेसिस पॉइंट्स अधिकतम ले सकते थे। बाद में उसको बढ़ा के लाइबोर प्लस 350 बेसिस पॉइंट्स कर दिया गया, लेकिन उस पे ब्याज पे पैसा मिलता ही नहीं था। इधर जब बैंक के पास ही वो पैसा नहीं है इतना देने को, तो बैंक उस अधिकतम दर पे कैसे देगा लाइबोर प्लस 350 बेसिस पॉइंट्स पे। तो रिजर्व बैंक ने एक रास्ता निकाला कि ये तो पैसा ही नहीं मिल पा रहा है, अगर हमने रेगुलेट कर दिया कि ये ब्याज दर लेंगे आप, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, तो कोई दे नहीं पा रहा उस पे, तो उस पे क्या करेंगे। रिजर्व बैंक ने खोल दिया रास्ता कि आप जिस मर्जी ब्याज दर पे उनको पैसा दें, पैसा मुहैया करवाएं। आदर्श रूप में हमको सब अच्छी लगती हैं बातें, लेकिन आज बैंकों की जो स्थिति है, आप एनपीए का लेवल देख रहे हैं, पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, इंडस्ट्रियां बैठ गई हैं। बैंकों की इस साल की बैलेंस शीट उठा के देखें 2012 की, क्या बैंकों के पास कहीं स्कोप बचा हुआ है कि वो जो ऑलरेडी कहीं से कुछ पैसा अर्जित कर रहे उसको घटा दें। हमको बैंकिंग सिस्टम को भी उतना ही सुदृढ़ रखना है। जितना ये बैंक को रेगुलेट करने की रिजर्व बैंक कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज आएंगी। ये तो ठीक है कि जैसे यामिनी जी ने कहा कि रियल एस्टेट में लोग पैसा लगा रहे हैं, बुनियादी जरूरत मकान की वो पूरा करने के लिए तो बैंक लोन दें, लेकिन लोगों को स्पेकुलेशन के लिए अगर हाउसिंग लोन दे रहे हैं तो वहां जरूर कोई ना कोई रोक लगाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है काफी पैसा वहां से इधर आ सकता है, कोई प्रोडक्टिव नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, रिजर्व बैंक ने एक नियम बना रखा है कि जो पिछले साल आपके डिपॉजिट बढ़े उसका 3% आपने हाउसिंग फाइनेंस में ऋण देना है अगले साल में। कम से कम ऐसी चीज को हटा दिया जाए। बैंकों को अब हाउसिंग लोन की तरफ एनकरेज हम वास्तव में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 1% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा मकान बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग एक से ज्यादा मकान बनाने में इच्छुक हैं, कम से कम उन पे कहीं ना कहीं कुछ रोक लगे, और मुझे लगता है काफी पैसा जो है मार्केट में इसी स्टेप से आ जाएगा। यामिनी जी, जो भ्रष्टाचार है, क्या वो भी कोई हमारी जो आर्थिक विकास की स्थिति है या मुद्रास्फीति है या जो राजकोषीय घाटा है, उसमें कोई एक कारण है? भ्रष्टाचार की चुनौती भी है उसमें, कहीं आपको लगता है? भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, और अगर वो कहीं पे भी आता है तो उससे एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ता है। जो भी सरकार है उसे ये देखना चाहिए कि जिस भी नीति को वो लागू कर रही है उसमें ऐसे कोई कमी ना रह जाए कि भ्रष्टाचार का आचरण हो सके। तो इसलिए भ्रष्टाचार को तो कोई भी अच्छा नहीं मानेगा। हाँ, भ्रष्टाचार के कारण ऐसा जरूर होता है कि वो पैसा जो नहीं, मतलब कि जो फॉर्मल चैनल्स में नहीं है वो इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू आ जाता है और मार्केट में है, जिसकी वजह से महंगाई का दर बढ़ जाता है। वो कुछ कारण माने जाते हैं। गुप्ता जी, आपने अभी बैंकिंग क्षेत्र की जब बात की तो मुझे याद आया कि जब अमेरिका में 2-3 साल पहले हाहाकार मचा हुआ था, तब ये एक कारण आया कि भारत अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहा, क्योंकि हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी ठीक था। बैंकों ने ऊटपटांग लोन नहीं बांटे थे और बैंकों ने ही हमारी इस स्थिति को बचाया, क्योंकि वहां की जो बैंक थे वो बहुत खराब तरीके से ऋण वो देते रहे यूरोप में और अमेरिका में, और भारत के बैंकों ने पूरा अपना साथ दिया, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बची रही। तो जो बार बार घूम फिर कर बैंकों पर बात आती है, फिर भारतीय रिजर्व बैंक, फिर ये कि बैंक सस्ता ऋण दें। अभी एक बात ये भी है कि जब हम जिस दर पर लेंगे डिपॉजिट, या तो हमको भी कम करने की इजाजत दी जाए, और कम करेंगे तो वैसे ही डिपॉजिट नहीं आ रहा है, आपने खुद ही इंगित किया, तो और ब्याज दर कम करेंगे तो लोग फिर बैंक में जमा नहीं करेंगे। तो आखिर बैंक की भी अपनी सीमा है, और बैंकिंग सेक्टर देश के आर्थिक विकास की एक मजबूत शिला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो बैंकों की, जो भारतीय बैंकों की वर्तमान भूमिका है, वो किस हद तक सार्थक है हमारी अर्थव्यवस्था में, और जो ऋण की दर की जो उद्योग जगत सोचता है कि ब्याज दर कुछ कम हो जाए, तो वो क्या बहुत ज्यादा है अभी, और कितनी हम अपेक्षा करते हैं कि आखिर कहां तक चला जाए ब्याज दर घटते घटते, और क्या उसका वास्तव में कोई आर्थिक विकास में लाभ हो सकता है? अधिकतर बैंकों का बेस रेट, आधार दर लगभग 10.5% के आसपास है इस समय पे। जब आप चीज को रेगुलेट करेंगे, रिजर्व बैंक ने सेविंग बैंक की ब्याज दरें भी डीरेगुलेट कर दी। उम्मीद ये की जा रही है कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आमतौर से ऐसे अनुभव रहे हैं कि डीरेगुलेशन से एफिशिएंसी सिस्टम की बढ़ी है सदा। तो बैंकों को ये कहना कि आप डिपॉजिट पे ब्याज दरें कम करें, वो तो संभव है ही नहीं, क्योंकि वो तो डिमांड एंड सप्लाई है। आप 8% देना चाहते हैं, दूसरा 9% दे रहा है, तो लोग वहां चले जाएंगे। सेविंग बैंक पे इतना असर नहीं पड़ा अभी बैंकों का, डीरेगुलेशन के बाद भी लोग जुड़े हुए उन बैंकों के साथ, लेकिन एफडी में कम से कम लोग चले जाते हैं। मिनिस्ट्री ने पब्लिक सेक्टर बैंकों को एक डायरेक्टिव दिया कि आप बल्क डिपॉजिट अपने टोटल डिपॉजिट के 25% से ज्यादा नहीं रखेंगे। उसी के बारे में बैंकों के मन में चर्चा है, थोड़ा सा ज्यादा लेते थे वो,
लेकिन वो कहते हैं कि हमारे रिसोर्सेज ही करप्ट कर दिया आपने। वो पैसा अल्टीमेटली कोई दूसरा ले जाएगा, अगर हम नहीं लेकर जाएंगे तो कोई दूसरा लेकर जाएगा। छोटे लोगों के लिए इंटरेस्ट रेट रेगुलेट करना अच्छी बात लगती है। गरीब किसान है, 7% पे ऋण उपलब्ध करवाइए, उसको 3% और रिबेट दे दीजिएगा, उसको 4% पे पड़ जाए, समझ में आती है। टारगेटेड सब्सिडी कहिए या एक गरीब को 2 वक्त का अनाज मुहैया कराने की तरफ एक कदम कहिए इसको। लेकिन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मान लीजिए कि वो चाहते हैं, अल्टीमेटली सारी प्रोजेक्शंस हैं, कोई इसमें ठीक है कि ये कॉस्ट बढ़ी हुई है ब्याज की, लेकिन वो इस सारी परिस्थिति के बीच में है। एक आइसोलेशन में इंडस्ट्रीज को देखना कि उनको सस्ती ब्याज दरों पे बैंक ऋण मुहैया करवा दे, वो मुझे समझ नहीं आता कि किस प्रकार से संभव होगा। अगर ये खुद 9.5% पे एफडी उठाएंगे और 10.5% बेस रेट है, 4.75% का CRR है जिसपे 1 पैसा भी रिजर्व बैंक देता नहीं, SLR पे भी रिटर्न उतने अच्छे नहीं है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक रीजनेबल है। एक माहौल होता है इंडस्ट्री के अंदर। आज बड़ी प्रोजेक्ट्स में बैंक हाथ डालते कुछ सोच रहे हैं, मंदी का दौर है, वर्किंग कैपिटल के लिए कारपोरेट से कोई लंबी चौड़ी डिमांड नहीं है इस समय पे। जो कुछ डिमांड जनरेट हो रही है वो रिटेल लोन्स की हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो बार बार हम कहते हैं कि ब्याज दरें बहुत कम कर दी जानी चाहिए, ऐसा महंगाई के दर के इसके चलते हुए थोड़ा सा कठिन होगा। यामिनी जी, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो मौद्रिक नीति मोटे तौर पर चलाता है और बाकी जितने अपने बैंक हैं उनको एक तरह से नियामक है, उनका अथॉरिटी है। उसकी जो ओवरऑल अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसके परिप्रेक्ष्य में जो भूमिका रही है वो किस नजरिए से आप देखती हैं? उनकी संतुलित भूमिका है, वो अपने जो उनका कर्तव्य है उसको किस हद तक पूरा करता रहा है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखने में, विकास दर बढ़ाने में भारतीय रिजर्व बैंक की जो भूमिका है कैसे देखते हैं? जहां तक देखें, एक थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच ली गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जितने भी बार हमने महंगाई के बारे में बात की है, तब उन्होंने CRR की बात करें या रेपो रेट की बात करें या रिवर्स रेपो रेट की बात करें, उन्हीं में चेंजेस लाए हैं। एक बड़ी ट्रेडिशनल वे में चले हैं, कोई नए तरीके नहीं अपनाए हैं। अगर बैंक्स को आप एक डायरेक्टिव एक्शन दें, डायरेक्टिव एक्शन का मतलब रेगुलेशन नहीं है। जैसे अगर आप कहें सेविंग्स अकाउंट डीरेगुलेट हुआ, वहां पे आपने दरें बढ़ा दी हैं, पर आपने बहुत सारे और चार्जेस लगा दिए हैं। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते तो मैं 1200 रुपए आपका काट लूंगा या 500 रुपए आपका काट लूंगा। तो अगर किसी ने जमा ही 1000 रुपए कराया उसमें से काट लेंगे आप, वो कितना भी करा लें तो वो व्यक्ति कैसे दर रखेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये देखना जरूरी है कि जिस वजह से नेशनलाइजेशन हुआ था, बैंकों को आसार किया था कि सारे लोगों तक पहुंचे, वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है। जहां तक इंटरेस्ट रेट्स की बात है या और चीजों की बात है, वो टारगेटेड लेवल्स पे, जैसे आपने कहा कि एक पर्टिकुलर टारगेट को प्रोवाइड किया जाए एक रेट पर, वो भी ठीक है, पर अभी भी एक बहुत ही कंजर्वेटिव आइडिया के हिसाब से चल रहे हैं। पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रख करके नहीं चल रहे हैं, बहुत ही कम स्कोप में रखा गया है इस बार की समीक्षा में भी अगर आप देखें तो। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो मौद्रिक नीति की ये समीक्षा की, इस बार सबसे कम आलोचना में उसके बयान आए, और पिछली तिमाही में भी उन्होंने खास जब समीक्षा की थी बहुत बदलाव नहीं किया था, क्योंकि जब वो पिछली बार लगातार बार CRR या दूसरी चीजों में कटौती कर रहे थे तो बहुत बड़ा तबका उसका आलोचक था। पर अब मुझे लगता है कहीं न कहीं स्थायित्व की भूमिका में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने को मान लिया है कि अब बहुत छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। कल जो मौद्रिक नीति की समीक्षा की, इसीलिए उसका मोटे तौर पर स्वागत ही हुआ है, और लगता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब विकास दर के मुकाबले जिसका लाभ सीमित लोगों तक रहे, उसे ज्यादा चिंता है सरकार के उस सरोकार की कि महंगाई की मार गरीब आदमी पर न पड़े। इस नाते भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की जो समीक्षा की वो उचित रही, मोटे तौर पर सभी ने उसका स्वागत किया और आप भी उससे सहमत हैं। गुप्ता जी, यामिनी जी, आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आपने रिजर्व बैंक की तिमाही मौद्रिक समीक्षा विषय पर परिचर्चा सुनी। इसमें भाग ले रहे थे बैंकर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के निदेशक A.K. गुप्ता और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस की प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे जनसत्ता के ब्यूरो प्रमुख अनिल बंसल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। पता है talks@nsd@air.org.in। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.org